Hi guys, welcome to another video by Life Science Exam Notification channel. This video is the part 2 of molecular biology syllabus, and with the help of this syllabus you will be able to cover various competitive exams as well as your college level exams. So let us start this video, and in this video we are going to study the different experiments that lead to the discovery of our genetic material, the DNA. So starting new chapter, first we will deal with what should be the ideal genetic material, what qualities it should have. So first property that it should be stable, मतलब वो ऑर्गेनिज्म में स्टे कर पाए, वो जल्दी से म्यूटेट ना हो पाए, जल्दी से अपनी फॉर्म ना चेंज कर पाए. नेक्स्ट थिंग इज रेप्लिकेबल्स. के रेप्लिकेबल प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो अपने आप को रेप्लिकेट बना सकता है और अपनी कॉपी बना सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है और कॉपी बना सकता है. वेरिएशन बाय म्यूटेशन, उसमें म्यूटेशन कोज हो जाए और उस म्यूटेशन की वजह से वो वेरिएशन ला सके. वेरिएशन क्यों नीड है? हम ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं सब एक दूसरे से अलग होते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर म्यूटेशंस होती है या फिर रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से ये वेरिएशन जेनेटिक मटेरियल में आ जाती है. फिर आता है ट्रांसमिशन, के ये ट्रांसमिट हो पाए, मतलब वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन हो पाए. इट शुड बी एक्सप्रेसेबल, मतलब एक्सप्रेशन हो सके इसका, कि ये एक्सप्रेस कर सके अपने को, मतलब डीएनए जिसे एक्सप्रेस हो रहा है, एक जेनेटिक मटेरियल बना रहा है. क्यों? डीएनए एक्सप्रेस होके प्रोटीन एमआरएनए में एक्सप्रेस होता है और फिर प्रोटीन में एक्सप्रेस होता है. तो ये अपना प्रोटीन में इनडायरेक्टली रोल प्ले कर रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स. Next is central dogma. What is central dogma? Central dogma of molecular genetics describe flow of information from DNA to protein. Central dogma करता क्या है? ये जेनेटिक मॉलिकुलर जेनेटिक्स का एक फ्लो है कि डीएनए से प्रोटीन बनना कैसे हो रहा है. सो डीएनए से हमारा प्रोटीन पे जा रहा है. तो सेंट्रल डोग्मा हमें यही बता रहा है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं उसमें. सबसे पहले डीएनए होता है हमारा, जो जेनेटिक मटेरियल माना जाता है, आइडियल जेनेटिक मटेरियल. देन डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए बनाता है, एंड देन दिस एमआरएनए थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन फॉर्म्स द प्रोटीन. और ये प्रोटीन ही हमारे वेरियस फंक्शन, बॉडी फंक्शंस को में हेल्प करता है. अगर हमें आरएनए से डीएनए वापस से बनाना हो तो इस प्रोसेस को कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ पे हमारा सी डीएनए बनता है. सी डीएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. और अगर डीएनए को अपनी ही कॉपी बनानी हो तो उसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा, और रेप्लिकेट करना पड़ेगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन. ठीक है. सो डीएनए का क्या क्या था? सेंट्रल डॉगमा में क्या बताया कि डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा. डीएनए से एमआरएनए जो बन रहा है वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है. और अगर डीएनए को अपनी ही कॉपी बनानी है तो रेप्लिकेट करेगा और उस प्रोसेस को बोलेंगे रेप्लिकेशन. अब आता है हमारा डीएनए एज जेनेटिक मटीरियल कैसे आया. ठीक है, इसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए और किस किस साइंटिस्ट का क्या रोल था, ये सब हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिस्चर. 1869 में इन्होंने डिस्कवरी करी न्यूक्लिक एसिड की. ठीक है, इन्होंने अभी इस न्यूक्लिक एसिड को ना तो कुछ नाम दिया था, ना डीएनए बोला, ना आरएनए बोला, ना प्रोटीन बोला. उन्होंने इसको नाम दिया नहीं दिया. He isolated a white substance from white blood cells. इन्होंने white blood cells को isolate करा और उसमें से भी white substance निकाला. ये white substance क्या था? पस था. और इन्होंने देखा कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट था पस में. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट था. तो उन्हें लगा कि व्हाइट सब्सटेंस जो है ये एक प्रोटीन है. ओके. किस किस की वजह से? कार्बन की वजह से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की वजह से. लेटर ही फाउंड इट. क्या हुआ इसकी, ये व्हाइट सब्सटेंस कहाँ पे मिला था उन्होंने? न्यूक्लियस में मिला था. सर जितने भी व्हाइट ब्लड सेल्स थे उनके न्यूक्लियस में सब में ही ये व्हाइट सब्सटेंस था. और इन्होंने इसको न्यूक्लियस में मिला तो इन्होंने इसको नाम दिया न्यूक्लियस. नेक्स्ट फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट आता है. इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या पता चलता है? इन 1927 फ्रेडरिक ग्रिफ्थ
जो कि एक ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर थे, वो वर्क कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ। उन्होंने क्या करा, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया कॉज करता है। ये इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स के साथ काम कर रहे थे डिप्लोकोकस निमोनिया के, और उन्होंने देखा दो स्ट्रेन को उन्होंने ज्यादा फोकस करा, ज्यादा वर्क करा। तो इन्होंने क्या देखा, 2R था एक स्ट्रेन नॉन विरुलेंट मिला, और 3S जो था वो विरुलेंट था। अब ये 2R नॉन विरुलेंट है और 3S विरुलेंट है, ये कैसे पता चला वो अभी हम पढ़ते हैं। आर का यहाँ पे रफ को डिनोट कर रहा है, इसकी इसकी जो कॉलोनीज बन रही थी इस स्ट्रेन की वो रफ थी, इसलिए इसे आर नेम दिया गया है, 2R। देन एस जो था उसकी स्मूथ कॉलोनीज थी, उसमें पॉलीसेक्राइड कोटिंग थी। ये कॉलोनीज है, इस कॉलोनीज के बाहर एक पॉलीसेक्राइड कोटिंग थी। और इस कोट की वजह से ये कैसा दिख रहा था, स्मूथ दिख रहा था। तो इन्होंने इन स्ट्रेन को इसके बेसिस पे रफ और स्मूथ में क्लासिफाई कर दिया और RNS नेम दे दिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, इसमें आर को भी दो स्ट्रेन पढ़े इन्होंने, 2R एंड 3R, और एस स्ट्रेन एक्स वाली कॉलोनीज के भी, स्मूथ कॉलोनीज के भी दो स्ट्रेन थे, 2S एंड 3S। फिर फर्दर फ्रेडरिक ग्रिफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में 2R एंड 3R लिया था और 2S एंड 3S स्ट्रेन लिया था। इन स्ट्रेन को इन्होंने माइस में इंजेक्ट करा। कैसे, लाइव 2R स्ट्रेन लिया सबसे पहले, उसे माइस में इंजेक्ट करा। इंजेक्ट करने पे क्या मिला, माइस जिंदा थी, तो इन्होंने क्या बोला कि वो 2R स्ट्रेन जो है ए विरुलेंट है। फिर उन्होंने लाइव 3R स्ट्रेन लिया, उसको इंजेक्ट किया माइस में, माइस जिंदा रही, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि 3R स्ट्रेन भी जो है ए विरुलेंट है। फिर इन्होंने 2S स्ट्रेन लिया, उसको माइस में इंजेक्ट करा, और ये 2S कैसा था, लाइव था। तो यहाँ पे भी माइस लाइव थी, मतलब वो जिंदा थी, बट थोड़ा उसमें सिम्टम्स आ रहे थे। तो उन्होंने क्या बोला कि 2S स्ट्रेन जो है वो विरुलेंट है लेकिन लीथल नहीं है। लीथल मतलब डेथ कोजिंग, तो डेथ कोजिंग नहीं है वो। फिर उन्होंने 3S स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में, और ये 3S भी लाइव लिया उन्होंने। अब क्या था, इस 3S को इंजेक्ट करने पे माइस की डेथ हो गई। डेथ होने पे उन्हें पता चला कि 3S जो है वो विरुलेंट है एंड लीथल भी है। ठीक है, फिर उन्होंने लाइव 3S, क्योंकि विरुलेंट था, वो डेथ कॉज कर रहा था, तो इन्होंने 3S को फिर लाइव लिया था पहले, अब इन्होंने हीट कर किया। हीट किल करने पे फिर इन्होंने माइस में इंजेक्ट करा। अब जो था माइस जिंदा थी, क्योंकि बैक्टीरिया जो था मर गया था। और ये 3S जो था, इससे पता चला कि हीट किल करने पे क्योंकि वो मर गया, इसलिए वो एविडेंस शो कर रहा था, बट इन लाइव कंडीशन वो विरुलेंट था। तो अभी भी वो उन्होंने उसको बोला कि 3S जो था वो विरुलेंट था। नेक्स्ट उन्होंने क्या करा, इस 3S हीट किल्ड को लिया और इस 2R जो कि एविडेंट था, इनका कॉम्बिनेशन बनाया। लाइव 2R का जो कि एविडेंट था, और हीट किल्ड 3S जो कि विरुलेंट था, उसको कॉम्बिनेशन बनाया। और क्या देखा, माइस डाइड, माइस जो थी मर गई। और उन्होंने देखा कि इसमें हमने लाइव तो 2R डाला था, लेकिन हमें फाइनली जो जब माइस जिंदा थी और उसमें हमें जो स्ट्रेन मिला बैक्टीरिया का, वो 3S मिला, और वो भी लाइव। 3S समहाउ लाइव हो गया और उसने डेथ कॉज कर दी। अब ये लाइव कैसे हुआ, इसको अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे फिर से वही एक्सपेरिमेंट इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम दिया हुआ है। स्मूथ स्ट्रेन था, ठीक है, ऐसे स्ट्रेन जो था उसको विरुलेंट कैसे था, उसको इंजेक्ट करा था, माइस डाइड हो गई थी। फिर रफ स्ट्रेन, आर स्ट्रेन जो था नॉन विरुलेंट था, क्योंकि माइस में इंजेक्ट करने के बाद माइस जिंदा थी। हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस,
ये जो था ये एविरुलेंट था, बट एस को हम विरुलेंट ही बोलेंगे क्योंकि ये जब जिंदा था तो ये डेथ कोज कर रहा था, तो ये माइस लाइव थी। कब? हीट किल करने पे इसको। अब जब आर का और एस का कॉम्बिनेशन बनाया तो इन्होंने देखा कि माइस जो थी डेड हो गई थी। हीट किल्ड एस था और लाइव आर था। जब उनका कॉम्बिनेशन देखा तो माइस की डेथ हो गई थी। ठीक है। इसके बाद आता है एवरी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। इनके एक्सपेरिमेंट में क्या था? इन 1930 और 1940 थ्री साइंटिस्ट ऑसवर्ल्ड टी एवरी, कॉलिन मैकलियोड एंड मैककार्टे ट्राई टू आइडेंटिफाई ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये जो ग्रिफ्थ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था कि ट्रांसफॉर्म हो रही है बैक्टीरिया जो है, न्यूमोनिया का जो स्ट्रेन है वो लाइव आ रहा है 3S, जबकि हमने हीट किल डाला है तो वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कैसे हो रहा है इन्होंने वही देखा बाय स्टडिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर टाइप टू एस टाइप बैक्टीरिया। आर टाइप वहां पे लाइव डाला था, बट क्या लाइव मिल रहा था आफ्टर एक्सपेरिमेंट? लाइव एस मिल रहा था। तो उन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ, आर जो था वो एस में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ। इसका वर्क किसने करा? एवरी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ और इन तीन साइंटिस्ट ने करा, ऑसवर्ल्ड, कॉलिन एंड कार्टे। अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, जो हमारा स्मूथ स्ट्रेन था उसको लिया, और उसमें सबसे पहले इन्होंने प्रोटीनेज डाला। प्रोटीनेज क्या है? एक प्रोटीन डिग्रेडेड एंजाइम। जब एज लगा हुआ तो एंजाइम है, और प्रोटीन है तो प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम। और इन्होंने इसमें ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के हीट किल्ड उसमें सैंपल में ये डाला, तो क्या मिला इन्हें? यहाँ पे प्रोटीन इनएक्टिवेट हो गया क्योंकि ये डिग्रेड कर दिया था, प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर दिया था इसने। और जब ये इनएक्टिवेट कर दिया था तो अब तो प्रोटीन मिक्सचर में बचा ही नहीं था, और मिक्सचर में प्रोटीन नहीं बचा, लेकिन इन्हें लाइव आर मिला, लाइव एस नहीं मिला। तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। आर स्ट्रेन गेट ट्रांसफॉर्म इनटू डेडली एस स्ट्रेन, और आर स्ट्रेन जो था ट्रांसफॉर्म हो रहा है डेडली एस स्ट्रेन में यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अभी शायद मैंने बाय मिस्टेक ये बोल दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। जब प्रोटीन इनएक्टिव था तब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा है। ठीक है। फिर आता है, इन्होंने फिर आरएनएज लिया। आरएनएज क्या करता है? आरएनए को इनएक्टिव करता है। ठीक है। इन्होंने फिर एस स्ट्रेन के में हीट के लिए एस स्ट्रेन में उस आरएनएज को डाला। अब वहां पे आरएनए जो था इनएक्टिव हो गया, जिसकी वजह से, और लाइव आर डाल दिया उसमें। अब ये लाइव आर जो था डेडली एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। तो इसका मतलब ये था कि आरएनए के इनएक्टिव होने से भी एस स्ट्रेन में वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो आरएनए का कोई फंक्शन नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन में। आरएनए इज नॉट द ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर। फिर इन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट करा जिसमें इन्होंने डीएनएज डाला। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया था? प्रोटीनेज लिया था। फिर इन्होंने सेकंड में आरएनएज लिया था, और इन्होंने थर्ड क्या लिया? डीएनएज लिया। ठीक है। ये डीएनएज लिया, एक्टिव इनएक्टिव करा डीएनएज ने, किसको? डीएनए को। और वहां पे एस स्ट्रेन के साथ आर स्ट्रेन डाल दिया। एस स्ट्रेन कैसा था? हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो था वो, उसमें डीएनए इनएक्टिव था, मतलब नो डीएनए एस स्ट्रेन में। और वहां पे लाइव आर स्ट्रेन डाला। अब क्या देखा? आर स्ट्रेन जो था वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा था एस स्ट्रेन में। इसका मतलब इन्होंने क्या पता चला कि जब डीएनए नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इन्हें पता चला कि डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर। तो यहां से पता चला था कि हमारा ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर जो कि आर एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा था, वो हमारा क्या है? वो हमारा डीएनए है। ओके, डीएनए ट्रांसफॉर्म करा।
फिर आया हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट, हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट. All the previous study After all the previous studies, Hershey and Chase studies bacteriophage that show DNA is the hereditary material. उन्होंने बैक्टीरियोफेज को पढ़ा और उसमें देखा कि डीएनए वहां पे हेरिडेटरी मटेरियल था. और ये हेरिडेटरी मटेरियल का मतलब होता है जो कि पास ऑन हो फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. In bacteriophage, protein make the outer coat and inner coat consist of DNA. अब हमारा बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर, ये हमारा बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है और ये प्रोटीन का आउटर कोट बना हुआ होता है प्रोटीन का, और इनर कोट जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए. ये डीएनए होता है यहाँ पे. ठीक. अब आगे क्या हुआ, इन्होंने दो बैक्टीरियोफेज लिए, प्रोटीन आउटर कोट बना रहा था, ठीक है, और डीएनए जो था इनर कोट बना रहा था. तो इन्होंने लिया एक रेडियो लेबल सर्वर लिया, सर्वर लेबल प्रोटीन लिया और एक फॉस्फोरस लेबल प्रोटीन लिया. ठीक. फॉस्फोरस लेबल डीएनए लिया और सल्फर लेबल प्रोटीन लिया. प्रोटीन आउटर कोट को बना रहा है, तो यहाँ पे प्रोटीन कहाँ पे गया जो इन्होंने लिया, वो कैप्सूल में गया है, इस स्ट्रक्चर के पास प्रोटीन गया, जबकि फॉस्फोरस जो था वो डीएनए में चला गया. अब जब इन्फेक्ट कराया एक सेल को, इकोलाई सेल को इस बैक्टीरियोफेज के थ्रू, तो यहाँ पे जो इन्होंने ट्रांसफॉर्म कराया तो प्रोटीन जो था वो कोट में ही रह गया और यहाँ जो डीएनए ट्रांसफर हुआ था उसमें कोई भी सल्फर नहीं आया था इकोलाई सेल में. जबकि जो यहाँ पे प्रोटीन आउटर कोट था और डीएनए इनर कोट था. यहाँ पे क्या देखा इन्होंने, इन्फेक्शन कराया, ब्लेंड करा, सेंट्रीफ्यूगेशन करा. सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद देखा इन्होंने कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस प्रेजेंट है सेल में. तो यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट नहीं आ रहा था फाइनल इकोलाई सेल में जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुका है, बट यहाँ पे फॉस्फोरस आ रहा था. तो इसका मतलब कि फॉस्फोरस काय में प्रेजेंट था, डीएनए में. तो इसका मतलब क्या है, डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है. So this was the experiment of Hershey and Chase. Then ये हमने तीन एक्सपेरिमेंट पढ़े, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, एवरी ट्रांसफॉर्मिंग जो था एक्सपेरिमेंट, एंड देन हर्शी एंड चेस. अब हम पढ़ेंगे डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए. तो हमें मोस्टली पता होता है फ्रॉम आवर जूनियर क्लासेस कि हमारा डीएनए जो है एक हेलिकल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें दो हेलिक्स है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स में प्रेजेंट हो रहा रहता है ये. डीएनए जो है हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और ये लेफ्ट हैंडेड होता है ज्यादातर हेलिक्स. इन अर्ली 150s अमेरिकन बायोलॉजिस्ट कौन, जेम्स वॉटसन, और एक ब्रिटिश फिजिक्स थे फ्रांसिस क्रिक. ये दोनों आए, इन्होंने फेमस डीएनए मॉडल दिया, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया. They were first to do this, and rather than carrying out new experiment, they collected and analyzed existing piece of data. जो डाटा पहले से दूसरे साइंटिस्ट के वर्क के थ्रू मिला था उसी को उन्होंने फिर से स्टडी करा और उसको एक इंसाइटफुल बेस दिया, मतलब उनको स्टडी करके एक रिजल्ट दिया. Some of their most crucial clues to DNA structure came from Rosalind Franklin X-ray क्रिस्टलोग्राफी डाटा. और उनके ज्यादातर क्रूशियल जो पॉइंट्स थे वो कहाँ किसके डाटा से आ रहे थे, इनके रोजलिन फ्रैंकलिन के डेटा से आ रहे थे, जो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करी थी डीएनए की, उसके थ्रू आ रहा था. इन 1962 में वॉटसन और क्रिक एंड विल्किंस वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन. इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन में फॉर द डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर. 3D मॉडल ऑफ डीएनए. अब डीएनए का 3D मॉडल पढ़ते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए. डीएनए हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है.
ये काहे का बना हुआ होता है? बेसिस का। बेसिस दो तरह के, प्यूरिन्स और दूसरा पायरिमिडीन्स। कौन कितने होते हैं बेसिस? ए, टी, सी, जी। डीएनए में ये होते हैं। अब ये चारों बेस मिलके इस डीएनए स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ऐसे हो सकता है ए, टी, सी, जी। ए जो है डबल बॉन्ड बनाता है टी के साथ, ये सेम। सी बनाता है ट्रिपल बॉन्ड जी के साथ। और ये कैसे बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब अगर यहाँ पे एक स्ट्रैंड है और यहाँ पे दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का, मान लो ये फर्स्ट स्ट्रैंड था और ये सेकंड स्ट्रैंड था। अगर ये दोनों ऐसे अरेंज्ड हैं तो ए बेस पेयर विद टी, सी बेस पेयर विद जी ट्रिपल पेयर, ऐसे अरेंज्ड होता है। ओके, so DNA is made up of two strands coiled around each other in a right-handed fashion. कौन से फैशन मैनर में? right-handed मैनर में। The two chain of helix are anti-parallel and complementary to each other. और ये हेलिक्स की दो चेन जो होती है ये एंटी पैरेलल होती हैं और कॉम्प्लीमेंट्री होती है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कैसे? ए टी के साथ, सी जी के साथ, जी सी के साथ। और ये एंटी पैरेलल होती है कि अगर इसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरी चेन का डायरेक्शन क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये अपोजिट होती है, एंटी पैरेलल होती है। अब हमारे डीएनए की तीन टाइप्स होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। और इसमें हम इनकी वेरियस प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये सब मैं रब कर देती हूँ, आपको समझाने के लिए था ये सब। तो डीएनए का जो फर्स्ट मॉडल था कौन सा था? बी डीएनए। बी डीएनए में राइट हैंडेड मैनर में होता है ये। और इसकी जो पिच होती है, पिच क्या होता है हमारा कि एक कंप्लीट टर्न में जितना आ रहा है डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये पिच बोला जाता है एक कंप्लीट टर्न का। ओके, सो दिस वाज पिच। ये यहां से यहां तक पिच। तो इसकी पिच थी 3.4, सॉरी गलत मार्क कर दिया मैंने। ये इसकी पिच हो गई और ये कितनी है? 3.4 नैनोमीटर। अगर एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करें तो 34 एमस्ट्रॉन्ग। अब दो बेस पेयर के बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है? 0.34 नैनोमीटर और एमस्ट्रॉन्ग में 3.4 नैनोमीटर। जैसे ए और ये टी, तो ये दो बेस पेयर है और इनका बीच का डिस्टेंस जो है कितना है? 0.34 नैनोमीटर। ओके, और बेस पेयर पर टर्न कितने टर्न्स? ये एक टर्न है और इसकी पिच कितनी थी? 3.4 नैनोमीटर। और इसमें कितने बेस पेयर आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं। 10.5 होता है बेसिकली। फिर आता है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ डीएनए, दैट इज एडीएनए। ये भी राइट हैंडेड मैनर में कॉइल्ड होता है, इसलिए राइट हैंडेड हेलिक्स। पिच इसकी 3.2 नैनोमीटर और 32 एमस्ट्रॉन्ग एंड डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर इज 0.29 नैनोमीटर और 2.9 एमस्ट्रॉन्ग एंड बेस पेयर पैटर्न आर 11 here. Then comes the Z type of DNA. इसमें लेफ्ट हैंडेड मैनर में कॉइल्ड होते हैं और पिच जो होती है 4.5 नैनोमीटर और 45 एमस्ट्रॉन्ग एंड डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर इज 0.37 नैनोमीटर और 3.7 एमस्ट्रॉन्ग। बेस पेयर पैटर्न आर 12। ओके, तो ये हमारे 3D मॉडल्स ऑफ डीएनए, जो हमारे तीन मॉडल्स हैं उनके हमने प्रॉपर्टीज की बात कर ली और उसमें कितने बेस पेयर पैटर्न है, दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है और टाइप्स ऑफ हेलिक्स कौन सा यूज हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चारग्राफ रूल की। चारग्राफ रूल क्या कहता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो रेशियो रहेगा ए बाई टी का और सी बाई जी का, वो हमेशा कितना रहेगा? 1 रहेगा, दोनों का ही। अब सो इसकी वजह से क्या होगा? जब ए बाई टी इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो
तो इसका मतलब क्या है, A इज इक्वल टू टी। ए हमेशा टी के बराबर प्रेजेंट होंगे। अगर दो स्ट्रैंड हैं तो जितने ए इस स्ट्रैंड में ए है उतने ही इस स्ट्रैंड में टी होंगे, और जितने ए इस स्ट्रैंड में ए है उतने इस स्ट्रैंड में टी होंगे। ओके, एंड जी ट्रिपल बॉन्ड विद सी। ए तो ट्रिपल डबल बॉन्ड बनाता है टी के साथ, और जी जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है सी के साथ, और ये भी जितने जी होंगे एक स्ट्रैंड में अपोजिट स्ट्रैंड में उतने ही सी होंगे, और वाइस वर्सा। सम ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू सम ऑफ पायरिमिडीन्स। और चारग्राफ रूल्स क्या बता रहा है कि सम ऑफ प्यूरिन के सम, ए और जी ये प्यूरिन्स हैं और टी एंड सी ये पायरिमिडीन्स हैं, इनका सम हमेशा इक्वल होगा। जितना ए प्लस जी होगा उतना ही टी प्लस सी होगा, क्योंकि ए जो है इसके साथ पेयर करता है और जी इसके साथ पेयर करता है, ये इक्वल प्रेजेंट होंगे, ये भी इक्वल प्रेजेंट होगा पेयरिंग की वजह से, तो इनका सम भी इक्वल आ जाएगा। 80 मे और मे नॉट बी इक्वल टू जी प्लस सी। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्यूरिन और पायरिमिडीन को ले लो और दूसरे प्यूरिन और पायरिमिडीन को ले लो और वो इक्वल हो जाएंगे। ऐसा इक्वल हो भी सकता है बाय चांस, बट नॉट कैन नॉट बी इक्वल ऑलवेज। सम ऑफ ऑल बेसिस मेक द 100% ऑफ डीएनए। और जितने भी बेसिस हैं एक डीएनए में उनका सम क्या बना रहा है, 100% डीएनए बना रहा है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहीं पे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लिखती हूँ और उसको सॉल्व करती हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, एक बोला कि एक डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, उसमें जी का कंटेंट कितना है, 13% है। तो उसमें पूछा है, क्या पूछा है, आप निकालो ए प्लस टी का टोटल कितना परसेंटेज होगा, ठीक है। तो हमारा जितना जी होगा उतना ही सी भी होगा, क्योंकि जी ट्रिपल बॉन्ड विद सी, तो जितना जी इज इक्वल टू सी, है ना, और वो कितना परसेंट हो जाएगा, 13%। तो जी प्लस सी का कंटेंट टोटल कितना हो गया, 13 प्लस 13, 26%। और ए कितने इक्वल होगा, टी के इक्वल होगा, तो बाकी रेस्ट ए प्लस टी कितना होगा, 100 माइनस 26 इज इक्वल टू ए प्लस टी। यहाँ से हमारा 4 एंड 74% ए प्लस टी आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम प्यूरिन बेसिस ये होते हैं एडिनिन एंड ग्वेनिन, ये हमने अभी पढ़ा। एडिनिन का स्ट्रक्चर ये होता है और ग्वेनिन का ये होता है, ठीक है। फिर पायरिमिडीन बेसिस कौन कौन से, यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है ओनली, एंड थाइमीन एंड साइटोसिन। साइटोसिन आरएनए एंड डीएनए दोनों में होता है, और थाइमीन सिर्फ डीएनए में होता है और यूरेसिल सिर्फ आरएनए में होता है। देन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर, ये हमारा शुगर 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन शुगर। और शुगर के साथ अगर हम बेस अटैच कर दे, बेस कौन सा, ये है हमारा प्यूरिन बेस, प्यूरिन और पायरिमिडीन। अगर कोई भी अटैच्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बना लेगा। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या है, शुगर प्लस बेस। फिर आता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, शुगर प्लस बेस और उसी में एक फॉस्फेट ग्रुप। ये स्ट्रक्चर जो बनाता है ये हमारा न्यूक्लियोटाइड बनाता है। नेक्स्ट कम द सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। डीएनए सुपर कॉइल्ड होता कैसे है, क्या हो रहा है उसमें। सुपर कॉइलिंग जर्नली इज सीन इन सर्कुलरली क्लोज कोवलेंट डीएनए। सर्कुलर डीएनए में मिलता है, जैसे कि हमारा हो गया प्लाज्मिड, प्लाज्मिड में होता है, और बैक्टीरियल डीएनए में होता है हमारा मोस्टली सुपर कॉइलिंग, क्योंकि वहीं पे
हमारा क्या है, सर्कुलर डीएनए होता है। प्लाज्मिड, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रोकैरियोट्स, प्लाज्मिड जो हमारा होता है प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करते हैं रिलैक्स स्टेट डीएनए की, मतलब जहाँ पे कोई सुपर कॉइलिंग नहीं हो रही है, रिलैक्स स्टेट वो स्टेट है। यहाँ पे जो होता है नंबर ऑफ ट्विस्ट, कितनी बार वो ट्विस्ट हुआ हुआ होता है, ठीक है, कितनी बार वो घूमा हुआ है। जैसे कि ये है, सॉरी, इसको भी ट्विस्टेड ही बनाते हैं। एक सर्कुलर डीएनए है, इसके दोनों स्ट्रैंड कितनी बार ट्विस्ट हुए हुए हैं, वो ट्विस्ट है इसका। और फिर लिंकिंग नंबर इस हेलिकल टर्न के बराबर होते हैं। ये टर्न्स जो हैं यही लिंकिंग नंबर को डिनोट कर रहे हैं और यही ट्विस्ट को डिनोट कर रहे हैं इन रिलैक्स्ड स्टेट। लिंकिंग नंबर ऑफ डीएनए नेवर चेंज अंटिल वी यूज टोपाइसोमरेज। जब तक हमारे डीएनए में कोई कट नहीं होगा टोपाइसोमरेज को यूज करके, कि हमने यहाँ से डीएनए को कट करा है, ठीक है, तो टोपाइसोमरेज कट करते हैं डीएनए को। टोपाइसोमरेज कट करता है सिंगल स्ट्रैंड को डीएनए के, और डबल स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड को कौन करता है, टोपाइसोमरेज 2 कट करता है। तो अगर हम टोपाइसोमरेज के थ्रू कट कर रहे हैं किसी भी डीएनए को, तो वहां पे लिंकिंग नंबर चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब चेंज हो जाएंगे वहां पे। लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू ट्विस्ट प्लस ब्रेथ, कितनी बार ट्विस्ट किया और कितनी बार ब्रेथ हुआ है। अभी ट्विस्ट और ब्रेथ होती क्या है देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो नाउ in the next class, we will learn what is twist and what is breath. I am completing this class with this supercoiling basics, and in the next class, we will further cover the supercoiling topics, its formula, and as well as the questions. So, guys, please practice the DNA content questions like the example I have given you. It will be available in various competitive exam papers also, so you can check from that there. Also, I can share on Telegram to practice this question. You can message me in the Telegram discussion group or you can comment down below. So, please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you.